हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर्स। आज मैं आप सबको जीव जगत का वर्गीकरण में जो बचे हुए पार्ट्स हैं जैसे कि फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया और उसके कुछ भाग जैसे कि वायरस, लाइकेंस एंड वायरोड्स के बारे में आज मैं अपने इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं आपको कवक यानी कवक किंगडम या फंजाई किंगडम के बारे में बता दूं कि कवक जगत क्या होते हैं, कवक जगत में जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका वास स्थान, तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो कवक परजीवी होते हैं, इनके सभी जीव परजीवी होते हैं। रोटी का सड़ना, संतरे का सड़ना, पत्तियों या अन्य चीज़ों का सड़ना सब फंजाई या कवक के द्वारा होता है। मशरूम तथा टोड स्टूल ये सब यानी जो कुकुरमुत्ता होता है, गाँव जिसको कुकुरमुत्ता बोला जाता है, ये भी एक फंजाई होता है, कवक होता है। ये सभी जगह पर पाए जाते हैं। कवक एक ऐसी प्रजाति है जो हर जगह पर सड़े गले स्थानों पर पाई जाती है। एक कोशिकी फंजाई इष्ट होते हैं तथा बहुकोशिकी फंजाई जो होते हैं पेनिसिलियम होते हैं। कुछ फंजाई रोगजनक होते हैं जैसे कि गेहूं का कीट रोग पक्सीनिया नामक जो कवक होता है उसके द्वारा होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होते हैं जैसे कि प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाने के लिए पेनिसिलियम कवक का उपयोग किया जाता है। कुछ फंगाई जो है या फिर कुछ कवक खाने योग्य होते हैं जैसे कि मोरिल या ट्रफल, ये सब फंजाई आपके खाने के लिए उचित होते हैं। सभी प्रकार के फंजाई लगभग तंतुवत होते हैं और जो कवक तंतु बनता है उसे माइसीलियम कहा जाता है। संकोची नामक जो फंजाई या कवक होता है उसके कवक तंतु में साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो कि अलग मतलब कई प्रकार के फंजाइयों से अलग करता है, जो कि यह फंजाई से अलग करता है। कवक की जो बाहरी आवरण होती है वह काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कवक की मूल में शैवाल तथा लाइकेन के साथ कवक जो है कि शैवाल के साथ लाइकेन बनाते हैं और सहजीवी परजीवी का काम करते हैं। इसमें कायिक जनन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। अलैंगिक जनन जो है कि चल बीजाणु द्वारा कोनिडिया तथा अचल बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कवकों में लैंगिक जनन निषिक्तांड मतलब oospora, एस्कस बीजाणु, बेसिडियस बीजाणु द्वारा होता है। दो चल तथा अचल कवकों के प्रोटोप्लाज्म के संलयन से या मिलने से जो भी कोशिका बनती है उसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं और यह उस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। कवकों के शारीरिक संगठन, उसकी उत्पत्ति तथा कार्यों के आधार पर या पोषण के आधार पर उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज, चौथा ड्यूटीरियोमाइसिटीज। तो सबसे पहले भाग में आते हैं फाइकोमाइसिटीज में। तो फाइकोमाइसिटीज का जो वास स्थान होता है वह सड़ी गली स्थानों, लकड़ियों तथा सीलन भरे स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें जनन लैंगिक जनन होता है जो कि चल बीजाणु या अचल बीजाणु द्वारा होते हैं। कवक जाल जो फाइकोमाइसिटीज बनाते हैं वह अपटी तथा बहुकेंद्रकीय होता है। फाइकोमाइसिटीज कवक में म्यूकर, राइजोपस जो कि रोटी पर पाया जाता है और एल्ब्यूगो जो कि आपका सरसों में या सरसों की पत्तियों पर पाया जाता है। ये सब कवक आपके फाइकोमाइसिटीज में आते हैं। दूसरे वहीं एस्कोमाइसिटीज की बात करते हैं तो इसका जो वास स्थान होता है वो सड़े गले स्थानों, लकड़ी तथा पत्तियां होती हैं। एस्कोमाइसिटीज का जो शरीर संगठन होता है वह एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों होता है। एक कोशिकी में आपके यीस्ट आते हैं तथा बहुकोशिकी में आपके पेनिसिलियम आते हैं। इनका जो कवक जाल होता है वह शाखित होता है तथा पटी होता है। इसके साथ ही एक एस्कोमाइसिटीज में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन कोनिडिया के द्वारा होता है या कोनिडिया बीजाणु के द्वारा होता है और लैंगिक जनन इसमें एस्कस बीजाणु के द्वारा होता है। न्यूरोस्पोरा जो कि ये
कवक इसमें जो पाई जाती है एस्कोमाइसिटीज में, एक न्यूरोस्पोरा कवक है। यह जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। कुछ एस्कोमाइसिटीज कवक होते हैं या एस्कोमाइसिटीज होते हैं जो कि खाने योग्य होते हैं, जैसे मॉरिल, ट्रफल। और इनका जो पोषण होता है एस्कोमाइसिटीज का, वो मृतजीवी होता है, अपघटन करने वाले होते हैं, परपोषी होता है, जिसे समल रागी कहा जाता है। तीसरे समूह की बात करते हैं तो तीसरा समूह में आपका आता है बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में आपका जो कवक के जो वास स्थान होता है वो मिट्टी होता है, लट्ठे होते हैं, वृक्ष के ठुड्डों जो खुरदरे भाग होते हैं उसमें, तथा सजीवी पादपों के साथ या सजीवी पादपों के अंदर ये परजीवी के साथ कार्य करते हैं या परजीवी के साथ ये रहते हैं। इनका जो कवक जाल होता है वो शाखी तथा पटी दोनों प्रकार का होता है। इसमें जो जनन पाई जाती है वो अलैंगिक बीजाणु के द्वारा नहीं होते हैं, परंतु इनमें कायिक जनन खंडन के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के लिए इसमें कोई इसी प्रकार का अंग नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मोगैमी जो कि विभिन्न प्रकार के कायिक कोशिकाओं के संलयन से होता है। बेसिडियोमाइसिटीज के जो कवक होते हैं इसमें दो अवस्थाएं, जैसे लैंगिक अवस्थाएं और अलैंगिक अवस्थाएं होती हैं। तो लैंगिक अवस्थाओं के हिसाब से इसे जो है कि बेसिडियोमाइसिटीज में रखा गया है, लेकिन जैसे ही इसमें लैंगिक के लिए कोई अन्य अंग नहीं बने होते हैं। चौथी समूह मैं आपको ड्यूटरोमाइसिटीज के बारे में बताता हूँ, जिसे अपूर्ण कवक भी कहा जाता है। इसका जो वास स्थान होता है वो नमी वाले स्थान होते हैं, मिट्टी होते हैं, इन्वायरमेंट वायवीय होते हैं। दूसरी चीज़, इसमें जो जनन होता है वो जनन दो अवस्थाओं में होता है, जैसे कि लैंगिक बीजाणु होते हैं जो कि कोनोडिया के द्वारा होता है, और पोषण इसका मृतजीवी होता है। इसमें जो पोषण होते हैं वो मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, अपघटक होते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो मैं आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स के बारे में आपको बता दूं कि जो इसमें प्रवस्थाएं होती हैं जनन के, वो दो प्रवस्था होती है। पहला अलैंगिक बीजाणु प्रवस्था, दूसरा का लैंगिक इसमें पाई नहीं जाती है। तो यदि इसमें लैंगिक प्रवस्था पाई जाती है तो इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज समूह से हटा करके इसको बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज कैटेगरी में रख दिया जाता है, लेकिन लैंगिक प्रवस्था पाए जाने पर इसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखा जाता है। अलैंगिक और लैंगिक अंग विकसित न होने की वजह से ही इसको ड्यूटेरोमाइसिटीज कैटेगरी में रखा जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो कवक आते हैं आपको मैं बता दूं, अल्टरनेरिया, कालियोट्राइकम, तीसरा जो आपका था ट्राइकोडर्मा। बहुत सारे ऐसे जो ड्यूटेरोमाइसिटीज हैं और भी ड्यूटेरोमाइसिटीज पाए जाते हैं। चौथे जगत की मैं आपको बात बता दूं तो चौथे जगत में आपका प्लांट किंगडम आता है। तो प्लांट किंगडम का जो शरीर संगठन होता है वो यूकैरियोटिक होता है और इसमें क्लोरोफिल पाई जाती है। प्लांट किंगडम में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इसकी जो दो अवस्थाएं होती हैं, पहला अवस्था द्विगणित बीजाणु उद्भिद होता है या बीजाणु उद्भिद होता है, द्विगणित बीजाणु उद्भिद होता है जिसे डिप्लॉयड स्पोरोफाइट कहते हैं, और दूसरा अगुणित युग्मकोद्भिद होता है जिसे हैप्लॉयड गैमेटोफाइट कहते हैं। तो जो युग्मनज बनता है वो गैमेटोफाइट पर बनता है और ये है लैंगिक जनन के लिए तैयार होता है। इसमें युग्मनज यानी गैमेटोफाइट बनने के बाद यह पुनः से संलयित हो करके डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि बाद में चल करके यह बीजाणुद्भिद युग्मनज से बीजाणुद्भिद को विकसित करता है और इसी प्रक्रम को संतत एकांतरण विधि कहते हैं। पादप जगत को हम अध्याय 3 में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पांचवी जगत मैं आपको जंतु या एनिमेलिया किंगडम के बारे में बताता हूँ। तो यह विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव होते हैं जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें भोजन आंतरिक गुहा में पचते हैं। यह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पर निर्भर रहते हैं। इनका वृद्धि करने का जो तरीका होता है वो निर्दिष्ट पैटर्न होता है और यह एक वयस्क जीव बन जाते हैं। इनकी सुविकसित आकृति एवं आकार माप होती है। उच्च कोटि के जंतुओं में संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि डेवलप होती है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि विकसित होते हैं। अधिकांश जंतु
चलन के लिए या चलायमान के लिए सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन आपका जो है कि नर तथा मादा के संलयन से होता है, क्योंकि नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर तथा मादा के संलयन होने के बाद इसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जो एक वयस्क का निर्माण करता है। जंतु जगत के बारे में हम अध्याय 4 में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। विस्तृत रूप का वर्णन आपको मिस्टर अतुल सर आपको पूरी कंप्लीट पढ़ाएंगे। इसी चैप्टर में आपको वायरस, वायरोस तथा लाइकेंस के बारे में बताया गया है, तो मैं आपको भी कुछ वर्णन उसके बारे में कर देता हूँ। तो वायरस को सबसे पहले मैं बता दूं कि सजीव तथा निर्जीवों दोनों के लक्षण रहते हैं, इसलिए वायरस को सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी मानी जाती है। इसमें डीएनए स्टैनले ने बताया था कि जो वायरस होते हैं वो प्रोटीन आवरण के बने होते हैं, और इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो या फिर आरएनए रहता है या फिर डीएनए रहता है। वायरस की खोज इवान नोवास्की नामक वैज्ञानिक ने तंबाकू के मोज़ेक वायरस से किया था सन 1892 ईस्वी में। बाद में इसका जो प्रायोगिक उल्लेख था वो विजेरेनिक नामक वैज्ञानिक ने सन 1898 ईस्वी में संक्रमित पत्तों को निकाल करके उसका रस निकाला और उस रस को असंक्रमित पौधों पर डाल दिया, जिससे वे पौधे संक्रमित हो गए, और उस तरल पदार्थ को, जो रस था, उस तरल पदार्थ को कांटेसियस वाइनम फ्लूडियम कहा गया। वायरस जो होते हैं वो पादप तथा जंतु दोनों के लिए होते हैं। तो पादप वायरस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं, जबकि जंतु वायरस आपके डबल स्ट्रैंड डीएनए के होते हैं। वायरस रोगजनक होते हैं, जैसे कि मम्प्स, चेचक, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा और बहुत सारे वायरल फीवर या कई सारी बीमारियां होती हैं जो वायरस के द्वारा होती हैं। एक वायरस होता है जैसे कि जिसको कहा जाता है बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, इसके नाम से ही लगता है कि यह भक्षण करने वाला वायरस होता है, जो कि बैक्टीरिया का भक्षण करता है, बैक्टीरिया को खाता है। यह डबल स्ट्रैंड डीएनए का बना होता है। इस पे एक प्रोटीन की लेयर होती है ऊपर की तरफ, जिसे कैप्सिड कहा जाता है, और कैप्सिड प्रोटीन के छोटे छोटे उप इकाइयों और इकाइयों से बने होते हैं, जिसे कैप्सोमियर कहा जाता है। की बात करते हैं, वायरोड्स की बात करते हैं। वायरोड्स आरएनए के बने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसमें प्रोटीन्स की लेयर नहीं होती है। इसकी खोज टीओ डाइनर नामक वैज्ञानिक ने सन 1971 ईस्वी में किया था। यह इतने छोटे वायरस होते हैं जो कि फिल्टर पेपर से आसानी से छन जाते हैं। वायरोड्स से जो बीमारी होती है उसका नाम होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। वायरस के आरएनए का जो आणविक भार होता है वो बहुत ही कम होता है। तीसरे की बात करते हैं लाइकेंस की। तो लाइकेंस जो है कि कवक तथा शैवाल लाइकेंस जो होते हैं वो कवक तथा शैवाल के सहजीवी होते हैं। ये इसमें जो शैवाल वाला भाग होता है उसे शैवालांश कहते हैं, तथा जो कवक वाला भाग होता है उसे कवकांश कहते हैं। इसकी अंग्रेजी माइकोवायंस होता है। शैवाल वाला भाग स्वकोशी होता है तथा कवक वाला भाग आपका परकोशी होता है। शैवाल भाग प्रकाश संश्लेषण करके भोज्य पदार्थों को कवक को देता है, वहीं कवक शैवाल को भूमि से खनिज तथा लवण तथा पानी को शैवाल को देता है, जिससे इनमें जो घनिष्ठता होती है वो देखी जाती है। जो लाइकेंस होते हैं वो प्रदूषण के सूचक होते हैं, मतलब कि यह जहाँ पर प्रदूषण पाई जाती है वहाँ पर लाइकेंस नहीं उगते हैं। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हुआ, और अगला चैप्टर आपका तीसरा चैप्टर रहेगा, जो कि रहेगा पादप जगत। उसके बाद आपका जंतु जगत। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसका हैंडमेडेड नोट्स आपका जो है कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम चैनल से मिल करके कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ से पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर तुरंत आंसर मिल जाएगा। धन्यवाद।